नमस्कार। काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं, लोगों के बीच ये चर्चा भी है कि इस मार्केट में कौन से स्टॉक्स में या कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना ओपिनियन दूंगा कि आपको इस मार्केट में किस प्रकार के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइन, ये मेरा ओपिनियन है, ये बात याद रखें। तो देखिए, अगर हम सिंप्लीफाई रखें, इस वीडियो को सिंपल रखें, तो कुछ डेटा पॉइंट्स देखे थे मैंने। तो जहाँ तक मार्केट के वैल्यूएशंस की बात है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में हालत ये है कि पिछले एक महीने में काफ़ी गिरावट के बाद भी उनका जो पीई रेशियो है, मतलब इन बेंचमार्क्स का मिड कैप और स्मॉल कैप्स, वो 5 साल के एवरेज से ज़्यादा है। मतलब कि ये हुआ कि इसको समझने का एक आसान तरीका ये है कि 2 साल पहले करीबन रियल एस्टेट की जो एक तरीके से रैली थी वो स्टार्ट हुई थी 2 से 2.5 साल पहले, ठीक है। तो वो जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर जो एक पॉजिटिव मोमेंटम में था, अब वो थोड़ा थोड़ा हमको दिख रहा है कि वो उस पर ब्रेक लग रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके सिटी में आपने एक फ्लैट देखा था 2.5 साल पहले, जुलाई 2022 में करीबन, जो 55 लाख 55 लाख का मिल रहा था, और अभी वही फ्लैट 75 लाख का मिल रहा है। तो जिसने 55 लाख में खरीदा था उसको तो 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। 20-25% उसने 15-20% उसने बना लिए। पर अगर आप अभी इसको 75 लाख में खरीदो और ये उम्मीद रखो, ये आशा रखो कि अगले 2 साल में ये 90 लाख का 1 करोड़ का हो जाएगा, हो भी सकता है, पर ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है जितना मैं मार्केट्स को समझता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि ये होना मुश्किल है, क्योंकि 75 लाख का जो प्राइस है ना, वो एक तरीके से पीक प्राइस है। इससे आगे जो है प्राइस या तो स्टेबल हो जाएंगे या तो कम होंगे। अब यही चीज़ मार्केट में भी रेप्लिकेट हुई है। जिस वैल्यूएशन पे, जिस भाव पे 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले हमको शेयर्स मिल रहे थे, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप, तो उनकी डिमांड बढ़ी तो उनकी प्राइस भी बढ़ी, वैल्यूएशंस भी बढ़ी। और अभी उनकी वैल्यूएशंस इतनी रिच है, वो इतने महंगे हैं कि इतना मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी वो उनकी जो वैल्यूएशन है वो 5 साल के आगे के एवरेज से ज़्यादा है। तो इस मार्केट में जबकि वॉलेटिलिटी बहुत है, मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, इंटरनेशनल जो पूरा ट्रेड है उसमें भी काफ़ी डिसरप्शंस है, रूपी जो है वो वीक बन रहा है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट है अभी का। तो अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 प्रकार के शेयर्स से तो थोड़ा दूरी बना के रखिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, मार्केट को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप से तो अभी इस लेवल पे तो दूरी बना के रखना मेरे हिसाब से सही रहेगा। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप में हमारी एसआईपी चल रही है, उसका क्या करें। अब वो चीज़ ऐसी है कि वो हर एक के पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर क्या है, किस वैल्यूएशंस पर आपने मिड कैप स्मॉल कैप खरीदे हुए हैं, उस पर ये रहेगा। हाँ, एक बात है कि इस लेवल पे स्मॉल कैप मिड कैप शेयर ज़्यादा खरीदना, अगर आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आती, अगर आपको पता ही है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत सस्ते भाव पे मिल रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप पॉकेट्स में कहीं भी चीप वैल्यूएशंस वाले शेयर नहीं है, पर अगर आप खुद समझते हैं मार्केट को, शेयर को, तो स्टॉक पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शेयर खरीद लिया और बढ़ जाएगा, वो दिन तो चले गए। तो बाय एंड लार्ज लोगों की ये स्किल्स नहीं होती हैं। वैसे हम सब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, पर स्टॉक पिकिंग करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर से, और मेरे हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी अभी तो थोड़ी दूरी बना के रखिए। अगर एसआईपी चल रही है तो चलने दीजिए, पर नई एसआईपी तो इस लेवल पे मिड कैप स्मॉल कैप में स्टार्ट नहीं ही करें। ये मेरा ओपिनियन है। तो बचा कौन सा पॉकेट? तो बचा है जो है वो है निफ्टी 50 लार्ज कैप्स। फाइन। अब लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम भी नहीं है। मेरा एक दूसरा भी वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं कि आर द मार्केट्स कॉस्टली।
तो वहाँ पर जो डेटा पॉइंट्स हमने रखे थे उस पर से ये हमको सीखने को मिला था कि अभी मार्केट महंगा भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है। मतलब निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अब देखिए स्मॉल कैप मिड कैप का अगर एक और भी पॉइंट ले ले यहाँ पर कि उनकी जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी बहुत कम रही है। तो भले उनका प्राइस टूटे हो, वैल्यूएशंस नीचे गया हो, पर जनरली वैल्यूएशंस को या प्राइस को जो जस्टिफाई करता है वो अर्निंग्स है। तो अर्निंग्स भी बहुत वीक रही है। लार्ज कैप में भी अर्निंग्स को ज़्यादा अच्छी नहीं रही, पर जो वैल्यूएशन है उनके हिसाब से वो इतनी खराब भी नहीं रही है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि निफ्टी 50 भी बहुत सस्ता मिल रहा है या आपको जो है लार्ज कैप कंपनीज के शेयर भी बहुत सस्ते मिले हैं, ऐसा नहीं है। पर कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप वो ठीक ठाक प्राइस पे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहे हैं। तो अब आते हैं एक्शन पर कि करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि अगर आप इस लेवल पे SIP कर रहे हो तो उसको चालू रखिए। एडिशन करना हो, अगर आपको लगता है कि इक्विटी एक्सपोजर आपका कम है और आपको ज़्यादा करना है, तो आप कोई भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड या डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड्स या निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में BSE सेंसेक्स 30 के इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाए तो चांसेस है कि उनमें रिकवरी जल्दी आएगी। आगे अगर बात करें कि शेयर्स में क्या करना चाहिए, शेयर्स अगर आप सीधा ले रहे हो तो निफ्टी 50 में भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शेयर्स जो सस्ते हैं, उसमें भी कुछ सेक्टर्स है, कुछ पॉकेट्स है जहां पर वैल्यूएशंस फ्रेंडली है, कम है। तो अगर आप स्टॉक पिकिंग कर सकते हो तो आप ब्लू चिप शेयर भी ले सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है कि आप कोई भी फ्लेक्सी कैप अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ के उसमें अपनी SIP चालू रखें और लमसम डालना हो मार्केट जब टूटे तो फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि ये चीज़ हमको ये सिखाती है कि डाइवर्सिफाइड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाला जो वर्ल्ड है वो कॉम्प्लेक्स होने वाला है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मतलब ये माना जाता था कि वॉर्स तो होंगे ही नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने तो ये मान लिया था कि अभी जो है ना वो ट्रेडिशनल वॉर्स तो होंगे ही नहीं। तो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, इसराइल और फिलीपींस के बीच, और अभी इसराइल और ईरान के बीच टेंशन चल रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइना और ताइवान के बीच भी टेंशन है। ऑल्दो चाइना अटैक करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, पर मैं कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो जो चीज़ें हो रही हैं वो अपेक्षा से अलग हो रही है, पिछले 20-30 सालों में जो हुआ था उससे अलग हो रही हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही रिस्क मैनेज करना है, और अभी रिस्क मैनेज करने के लिए आपको डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सिर्फ इक्विटी में या सिर्फ गोल्ड में या सिर्फ रियल एस्टेट में या सिर्फ बिटकॉइन में या सिर्फ एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है तो शायद आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फार्मा, बैंकिंग, ऐसा शेयर मार्केट के अंदर की नहीं है। एसेट क्लासेस, अक्रॉस एसेट क्लासेस यू मस्ट डाइवर्सिफाई। थोड़ा गोल्ड रखे, थोड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट रखे, थोड़ा बहुत अगर आप समझते हो तो चांदी में भी, सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल्दो सिल्वर में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट कीजिए, काफ़ी सारे रास्ते अवेलेबल है, ETFs अवेलेबल है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी कीजिए। थोड़ा आपको है ना वो डेट प्रोडक्ट्स जैसे PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गई, या NSE सर्टिफिकेट, FD बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है। तो ये एक अच्छा टाइम है जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो आप अपना इमरजेंसी फंड थोड़ा बढ़ा लीजिए। थोड़ा गोल्ड भी ले सकते हैं क्योंकि गोल्ड अभी थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये टाइम ऐसा है कि आप अपने एसेट एलोकेशन पर ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म गोल्स पे ध्यान दीजिए, और ये सुनिश्चित कीजिए कि आप किसी भी एक एसेट क्लास के प्यार में पागल तो नहीं है। इक्विटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो आप इक्विटी में कहीं ओवर इन्वेस्टेड तो नहीं है, या गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है तो आप कहीं गोल्ड में ओवर इन्वेस्टेड तो नहीं है। पिछले 2 साल बहुत ही मैजिकल थे, मतलब एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि सारे एसेट क्लास ने बहुत रिटर्न्स दिए थे। रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, सिल्वर, सब ने बहुत रिटर्न्स दिए थे। इवन बिटकॉइन भी पागलों की तरह भाग रहा है। ठीक है, अब बिटकॉइन एसेट क्लास है कि नहीं उस पर कभी और चर्चा करेंगे। पर ये सब साइक्लिक होता है, तो साइकिल जो ऊपर जाता है वो नीचे आता ही है। वो एक आप लॉ ऑफ नेचर बोलो या कुछ भी बोलो, लॉ ऑफ एवरेजेस बोलो। तो फैक्ट इज कि अगर आप डाइवर्सिफाइड हो तो किसी भी एक एसेट क्लास में कितनी भी मंदी आए, प्रॉब्लम आए, आप फंसोगे नहीं। तो खुद को डाइवर्सिफाइड रखिए। काफ़ी लोग जो है वो FD को या PPF को या सुकन्या समृद्धि को, एक इस टाइप के डेट प्रोडक्ट्स को, बॉन्ड्स को
ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं मानते, कहते हैं कि उसमें रिटर्न नहीं आता। पर कुछ पैसा तो ऐसी प्रोडक्ट्स में भी होना ही चाहिए जहां आपकी वेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट हो, जहां रिटर्न्स का कोई इंपॉर्टेंस ना हो। जैसे लिक्विड फंड हो गया, अच्छी बैंक्स में एफडी हो गई, पीपीएफ हो गया, पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम हो गई, कुछ भी आपको जो पसंद आए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप किस टाइप के शेयर खरीद सकते हैं, अगर आपको समझ है तो आप ऐसी कंपनी के शेयर खरीदने का भी एक प्रयत्न करें कि जिसमें डिविडेंड यील्ड ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसी कंपनीज काफ़ी स्टेबल होती हैं और उनका अगर डिविडेंड यील्ड हाई है तो आपकी एक इनकम भी चालू रहेगी। हाँ, डिविडेंड यील्ड कंपनीज को कैसे खरीदना वो एक पूरा अलग मामला है। उसको आपको एक चीज़ तो उसमें देखनी चाहिए कि कोई भी कंपनी जो डिविडेंड यील्ड जिसका हाई है, उसका डिविडेंड पे आउट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। 5-10 साल में डिविडेंड या तो बढ़ता होना चाहिए या स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज भी आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ऐसी कंपनीज भी पोर्टफोलियो में, लार्ज कैप कंपनीज विच प्रोवाइड गुड डिविडेंड, उनको भी आप प्रीफर कर सकते हो। इन शॉर्ट, अभी के जो बिजनेस एनवायरनमेंट अभी का पूरा है, मार्केट सेंटीमेंट, उसमें एडवेंचरस होना आपके फिनांस की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। तो डाइवर्सिफाइड रहिए, गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक साथ ना लगाए, ट्रांचेस में पैसा लगाए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू लगाए। लार्ज कैप फंड्स, म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सी कैप फंड्स को प्रीफर करें। शेयर्स खरीद रहे हैं तो ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले और लार्ज कैप ब्लू चिप शेयर्स को ही प्रीफर करें। मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपको पूरा अंदाजा है या पक्का पता है कि ये शेयर अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, आपकी खुद की रिसर्च है, तो ही उसमें हाथ डालें। क्योंकि अभी का जो एनवायरनमेंट है उसमें मेरे हिसाब से एक तरीके से सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, और आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है उसको भी थोड़ा कम कर दें। क्योंकि मार्केट ने 4 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो ये रिटर्न तो आगे मिलना मतलब लॉजिकली बहुत मुश्किल ही है। कितना रिटर्न मिलेगा इस पर तो मैं कोई कमेंट करने के मूड में ही नहीं हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। पर जो मिला है आपको अब तक, उससे तो सब्सटेंशियली कम ही आपको मिलेगा। हाँ, मार्केट में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो लॉन्ग टर्म में एफडी से तो अच्छा ही रिटर्न देगा। बाकी मार्केट है, मार्केट के बारे में कोई भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो मेरी ये कमेंट्री थी, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, माफ़ कीजिएगा। पर आशा है आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि इस मार्केट को कैसे हैंडल करें, कैसे इसमें इन्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम।